press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. You are welcome in AMS Academy. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो इस चैप्टर में हमको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, साथ साथ में एक क्वेश्चन टच होता है कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सॉलिड स्टेट। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको समझ गए अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड है क्या। तो देखिए, हमने प्रीवियस ईयर में 11th क्लास की जो हमने पढ़ा था कि जितना भी मैटर्स है वो फिजिकली 3 क्लास में डिवाइड किए हैं। मैटर क्लासिफाइड किए हैं 3 कैटेगरी में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 फिजिकल क्लास हैं, मैटर को इस 3 क्लास में डिवाइड किया गया। तो सॉलिड किसको बोलते हैं? अगर देखिए जिनसे मैटर बना होता हो, चाहे वो कोई भी पार्टिकल्स हो, उन पार्टिकल्स को हम बोलेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आइंस भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मैं एक बल्क लेता हूँ, मैटर का टुकड़ा ले रहा हूँ, उसमें वो पार्टिकल्स बहुत पास पास में हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, तो ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। और अगर ये पार्टिकल्स हैं वो थोड़े गैप हैं, उनके बीच में गैप है, अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा गैप है इस तरह से, तो ऐसी कंडीशंस को हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट। और मैं इस कंटेनर में ले रहा हूँ गैसियस पार्टिकल्स को, ये पार्टिकल्स हैं इनफिनाइट डिस्टेंस पर है, इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है। अगर ये कंटेनर को हटा दूं, इस चैम्बर को हटा दूं, तो ये पार्टिकल्स बहुत दूर तक चले जाएंगे, इनफिनाइट डिस्टेंस पर चले जाएंगे, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। ये जो दिखाएं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम कांस्टेंट पार्टिकल्स बोलते हैं। तो जब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो उस स्टेट को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। और इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि सॉलिड स्टेट की जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो आप लिखिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। देखिए, आपको पता है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या है, वो बहुत ज्यादा है। तो आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। सबसे पहला पॉइंट, कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में, कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो ये पार्टिकल्स बहुत पास पास में होंगे, एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। कांस्टेंट पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होंगे क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या होगी? बहुत कम होगी। तो लिखेंगे शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी। इसके अलावा देखिए ये क्या होंगे, जब पार्टिकल्स बहुत पास पास में होंगे तो अब इनको और अगर आप दबाना चाहें, प्रेस करना चाहें तो क्या वो प्रेस हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पास पास है। तो हम बोल सकते हैं इनकम्प्रेसिबल। इनमें कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर क्या है? बहुत ही कम है, ऑलरेडी क्या बहुत पास पास है। इस वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल्स पास हैं, इसलिए ये क्या बोल सकते हैं? दीज आर रिजिड एंड हार्ड। ये क्या है? रिजिड और हार्ड है। और देखिए इनके वॉल्यूम और शेप क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। दे हैव डेफिनेट मास, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। तो आप लिख सकते हैं फिक्स वॉल्यूम एंड शेप। इनका शेप और वॉल्यूम फिक्स है। ऐसे नहीं कि लिक्विड को आपने किसी सरफेस में लिया तो उसकी किसी बीकर में लिया तो उसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहां पर वॉल्यूम और शेप दोनों क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। गैस का तो क्या होगा? वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। छोटे कंटेनर में लिया तो वॉल्यूम कम है, बड़े में लिया तो वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। तो वो सब हमने 11th क्लास में पढ़ा है, अलग चैप्टर्स है उनका, उससे कोई डिस्कस नहीं करना। हमको यहाँ देखना है कि वॉल्यूम और शेप सॉलिड का क्या होता है? फिक्स होता है। ये हर कोई जानता है, ये बहुत ही जनरल प्रॉपर्टीज है। और एक अगली प्रॉपर्टी आप चाहें तो देख सकते हैं, वो क्या है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी जो मेन पोजीशन है उसके दोनों तरफ ऑसिलेट करते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल्स
ऑसिलेट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर कंस्टिट्यूएंट कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ऑसिलेशन तो होता है, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके दाएं बाएं लेफ्ट राइट थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, ये ऑसिलेशन शो करते हैं, फिक्स नहीं है, क्योंकि हर एक पार्टिकल्स के अंदर फिक्स एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी की वजह से ये ऑसिलेशन शो करते हैं। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनना, आपको सिर्फ ये एक याद रखना है कि सॉलिड्स के अंदर कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये आपने जनरल प्रॉपर्टीज देख ली। अब हमारा जो इससे अगला जो टॉपिक रहेगा कंटिन्यू करेंगे उसमें, तो वो क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। देखिए, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका ज्योमेट्रिकल लेवल है, किस तरह से वो अरेंज होते हैं, उसके बिहाफ पर हम जितने भी सॉलिड्स हैं उनको दो क्लास में डिवाइड किए, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। तो फर्स्ट जो होगा हमारा क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और जो दूसरा होगा एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड। तो पहले ये जानना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, फिर इनकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ज्यादातर इनमें क्या होता है, इन जो सॉलिड्स का डिफरेंस पूछते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, एमोर्फस सॉलिड, इन दोनों का डिफरेंस पूछते हैं और इनके एग्जांपल्स पूछते हैं। तो एग्जांपल्स तो कंपटीशन तक एग्जाम तक पूछे हुए हैं, तो हमको थोड़ा फोकस करना है कि डिफरेंस के जो कंटेंट है किस पर डिफरेंस करना है और कैसे कैसे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है। देखिए, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो जिससे कांस्टेंट पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पर एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है, जिससे वो क्रिस्टल बना है, जिससे वो सॉलिड बना है, उस यूनिट को, उस छोटे पार्टिकल्स को हम कांस्टेंट पार्टिकल्स बोले। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होंगे, जैसे मान लीजिए पूरा एक ये मैं बल्क ले रहा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, इसमें एक पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। मान लीजिए पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड है, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स ऐसे अरेंज है कि ये अगर मैं इनको इस तरह से कनेक्ट करूं तो आप लोगों को एक शेप नजर आ रही है, क्यूबिक शेप, ये क्यूबिक पैटर्न है। तो ये पार्टिकल्स का हर डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, 3 डायमेंशनल होता है ना, तो हर एक्सिस में ये जो पैटर्न है ये पूरे क्रिस्टल्स में मिले, इस किनारे से लेकर के उस किनारे तक, ऊपर से लेकर इधर, हर जगह पर वो रेगुलर फिक्स डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करें। ऐसे क्रिस्टल्स को हम, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। और ये पैटर्न कुछ दूर के लिए हो या कुछ थोड़ी देर के लिए हो, बाद में नहीं हो, एंटायर बल्क में ना हो या हो ही नहीं, तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो एमोर्फस का मतलब, जो ग्रीक वर्ड इसका मतलब है कि नो रेगुलर पैटर्न, कोई भी रेगुलर पैटर्न ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एमोर्फस बोलते हैं। तो आप इसको डिफाइन करना चाहें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है क्या, तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसा सॉलिड, इस तरह का सॉलिड जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स है, वो एंटायर बल्क में एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न शो करता हो, पैटर्न को फॉलो करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। अगर ये पैटर्न फॉलो ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो अब देखिए, एमोर्फस सॉलिड का एक्चुअली हम इसको सूडो सॉलिड्स भी बोल सकते हैं या सुपर कूल्ड सॉलिड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक बीकर में क्या रखा है, वाटर रखा है या कोई लिक्विड रखा है, इसमें कोई भी लिक्विड रखा है, ठीक है, आपने क्या किया, टेम्परेचर लो किया, अब ये लिक्विड जैसा था उसी पैटर्न में एज इट इज किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, तो इसलिए हम इनको सुपर कूल्ड सॉलिड भी बोलते हैं। ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ट्रू सॉलिड। और ये ट्रू सॉलिड्स नहीं होते, इनको सूडो सॉलिड भी बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स। ये हमको थोड़ा सा आइडिया रखना है। अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, सीधा इसके क्वेश्चंस से बात करते हैं। तो इन दोनों पर डिफरेंस पे बात करता है, तो डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है, हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं उन पर। तो सबसे पहले हम अगर डिफरेंस की बात करें तो 5 या 4 प्रॉपर्टीज को फिक्स कर लेते हैं, उन पर हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले इधर लिख रहा हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक तरफ लिख देता हूं एमोर्फस सॉलिड। तो जो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं
वो हम बात करने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट, तो हम क्या बोलेंगे कि इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक रेंज। कुछ रेंज होती है, फिक्स वैल्यूज होती हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट के नाम से याद रखेंगे, हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसमें लिखेंगे नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका कोई मेल्टिंग पॉइंट का फिक्स कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू नहीं है, आप बोल सकते हैं कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं ज्योमेट्री या शेप की बात करें, तो ज्योमेट्री की बात करें तो इनकी जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर है। तो हम लिख सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। पूरे इंटायर क्रिस्टल में ऐसा रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इर्रेगुलर सॉलिड या इर्रेगुलर अरेंजमेंट बोल सकते हैं, इर्रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। और इनको शॉर्ट रेंज, यानी अगर रेगुलर थोड़ा बहुत हुआ भी तो सुपरफिशियल साइड की सरफेस पे ही होगा और कुछ नहीं, इसलिए हम बोल सकते हैं शॉर्ट रेंज सॉलिड। ये लो। इसके बाद में हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट। तो ये फिजिकल स्टेट देखें तो ये रिजिड और हार्ड होते हैं, इनमें हार्डनेस और रिजिडनेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनकी जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स का जो रेंज है कंपैरेटिवली क्या होता है, इनमें ज़्यादा होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कंपैरेटिवली सॉफ्ट, जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, वो इस तरह के सॉलिड्स इस कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं एक कैरेक्टर होता है आइसोट्रॉपी ऑब्लिक एनाइसोट्रॉपी, इसके बिहाफ पर। अब आइसोट्रॉपी या एनाइसोट्रॉपी क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर देखिए आप लिखेंगे कि जब मैं यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसमें क्या है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, हीट एक्सपेंशन, इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो वो हर डायरेक्शन में, जैसे ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस में, हर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में बात करें, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में अप्रोक्सीमेटली अगर सेम रहती है, रिमेन सेम, तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोट्रॉपी। क्या बोलेंगे उसको, आइसोट्रॉपी। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में वेरी करती हैं, थोड़ा किसी डायरेक्शन में ज़्यादा है, किसी डायरेक्शन में कम है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं। अब देखिए जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट है, तो जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हर डायरेक्शन में सेम नहीं हो पाती। उनका अगर हम शेप देखेंगे, क्रिस्टल शेप देखेंगे, तो हर डायरेक्शन में क्या नहीं हो पा रही, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं आ पा रही हैं, नहीं मिलती हैं। आपको ऑब्जर्व करते हैं तो डिफरेंट आपको ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं, क्या बोलेंगे हम उनको, एनाइसोट्रॉपी बोलेंगे। ये है बाय नेचर एनाइसोट्रॉपी। और जो एमोर्फस सॉलिड है उनमें वो हर डायरेक्शन में सेम मिलता है, वो लिक्विड जैसा ही होता है, वो तो अचानक सडनली क्या किया, टेम्परेचर कम करके उसको सॉलिड बनाया, तो ये क्या होगा, आइसोट्रॉपी। ये आपके कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है कि आइसोट्रॉपिक नेचर के कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे आइसोट्रॉपिक कैसे होते हैं, एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। और एनाइसोट्रॉपिक कौन से हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। एनाइसोट्रॉपी की वजह क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, ठीक है, और इसमें इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, ये इसका कारण है। और आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी होती क्या, मैंने आपको बताया कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, जो भी बात करें कोई भी एक ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, और हीट एक्सपेंशन का मतलब किस डायरेक्शन में हीट ज्यादा बढ़ रही है, किसी डायरेक्शन में इक्वल बढ़ रही है, इधर ज्यादा बढ़ रही है, इधर कम बढ़ रही है, ये सब वेरी करता है, कुछ सॉलिड्स में और कुछ में नहीं करता।
तो जिनमें वेरी करता है उनको बोलेंगे एनआइसोट्रॉपी, और जिसमें वेरी नहीं करता, इक्वल रहती है डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपी। इसके अलावा हम बात करते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ये क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, और इसमें क्या लिखेंगे, हैव नॉट, नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू जो होंगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगी, फिक्स होंगी, अलग अलग सॉलिड्स पर डिपेंड करेंगी, और इसके अंदर कोई रेंज नहीं होगी, ये फिक्स नहीं होंगी। तो ये आपके 4-5 पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, ज्योमेट्री, फिजिकल स्टेट, आइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी, हीट ऑफ फ्यूजन। और एक बात और कर लेते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है कि जब किसी सॉलिड को आप किसी शार्प टूल से, शार्प टूल का मतलब किसी चाकू वगैरह से आप उसको कट करते हैं, तो कट करने के बाद में ये 2 या 2 से ज़्यादा पीस में आप जैसे ही कट करेंगे, 2 पीस में अगर ये अलग अलग होता है, तो जब इसकी सरफेस देखेंगे वो प्लेन है यानी रेगुलर है या नहीं है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो जो कट हुए पीस हैं, जो अलग अलग टुकड़े बने थे, उनकी जो सरफेस होगी वो प्लेन होगी यानी स्मूथ होगी, और एमोर्फस में क्या होगी, वो स्मूथनेस नहीं होगी, थोड़ी रफनेस होगी। तो आप लिख सकते हैं कि आफ्टर कटिंग विद शार्प टूल्स एवरी पीस शो शार्प या यूं के स्मूथ सरफेस। इसमें आफ्टर कटिंग, कट के बाद में जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, स्मूथ होगी या प्लेन होगी, प्लेन सरफेस। इसके अंदर क्या होगा, इर्रेगुलर सरफेस होगी, इर्रेगुलर, रफ सरफेस होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये तो क्या हुआ, हमारे जनरल प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद रखनी है। अब मैं कंपटीशन की बात बताता चलता हूँ साथ साथ में, ये आपने नोट किया है। अभी मैं जो बात बताने वाला हूँ ये आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। देखिए, एक बात करता है, ये डिफरेंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए पूछता है, तो आप लिख सकते हैं 4-5 डिफरेंसेस सफिशिएंट है। अब मैं बात करता हूँ क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में एक इंपॉर्टेंट कर्व की, जिसको बोलते हैं कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व की बात कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हैं। कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व में क्या होगा, क्रिस्टलाइन में और एमोर्फस में, ये अगर हम बात करें टाइम के रेस्पेक्ट, और टेम्परेचर, इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर, और इस एक्सिस में ले रहा हूँ टाइम, टेम्परेचर और टाइम, ठीक। तो इसमें तो जो इस तरह से कंटिन्यूअस टेम्परेचर, जैसे आपने लिक्विड सॉलिड लिया, क्या लिया है, उसको कूलिंग टेम्परेचर का मतलब क्या, वो सॉलिड लिक्विड था, और जैसे जैसे आपने उसका टेम्परेचर कम करना स्टार्ट किया टाइम के अकॉर्डिंग, वो तो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में आना स्टार्ट होगा। आपको पता है कि हर सॉलिड, वो जब उसको लिक्विड फॉर्म में ले आए आप गर्म करके टेम्परेचर दे करके, जब उसको ठंडा करेंगे तो कौन सी फॉर्म में आएगा, वापस सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो उस कूलिंग का कोई मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे पहले मैंने क्या किया, एमोर्फस सॉलिड को गर्म कर लिया, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। अभी मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, यहाँ टेम्परेचर कम है, यहाँ मान लीजिए ऊपर की तरफ क्या है, ज़्यादा है, ये टेम्परेचर कम है। जैसे जैसे कम होगा वो सॉलिड फॉर्म में आएगा, तो उसका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसका ये कंटिन्यूस कर्व आएगा, ठीक है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले ये कम होगा, जैसे टेम्परेचर करेंगे, फिर ये कांस्टेंट फिक्स हो जाएगा, फिर ये ऐसा होगा। तो जो उसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कूलिंग कर्व है, उसमें यहाँ पर ये एक कुछ देर के लिए ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। पहले कम हो रहा है, टेम्परेचर कम किया, सॉलिड में बनना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, फिर ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और फिर ऐसा हुआ। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, ये डिस्कस हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये कर्व किसके लिए होगा, ये कर्व होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, जिसको डिसकंटिन्यूअस कर्व बोलते हैं, और ये कंटिन्यूअस कर्व है वो किसके लिए है, ये एमोर्फस सॉलिड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस पर डिस्कस करना है। अब आपको याद रखने एग्जाम्पल्स, तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल से भी कई बार पूछ लेते हैं, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल्स किसका होगा। क्वेश्चन कैसे आता है मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों से। तो जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करते हैं। एमोर्फस सॉलिड, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल्स बताइए। तो देखिए, जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट लेवल पर कुछ भी बात करता है, एलिमेंट लेवल पर यानी कोई भी मेटल की बात करें, जैसे मान लीजिए कॉपर की बात करें, एजी की बात करें, ठीक है, आयरन की बात करें, जिंक की बात करें, तो जितने भी एलिमेंट लेवल पर जो भी होंगे वो सब के सब क्या होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे। फास्फोरस की बात करें P4, सल्फर की बात करें S6, S8, ठीक है।
ये सब के सब क्या होंगे, कार्बन की बात करता है, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सब के सब क्या होंगे, जो एलिमेंट लेवल पर बात करता है सब के सब क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे। इसके अलावा जितने भी आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl वगैरह, आयोनिक कंपाउंड, ये सब के सब क्या होंगे, बोलिए, क्रिस्टलाइन होंगे। इसके अलावा आपको कुछ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करता है। मॉलिक्यूलर वो एक्चुअली वो सॉलिड्स होते नहीं हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम उनमें टेम्परेचर कम करके उसको सॉलिड फॉर्म में लेके आते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें, जैसे आपने वाटर को जमा दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, उसको आइस बोलते हैं, तो ये आइस है, क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा। बेंजीन है, लिक्विड होता है बेंजीन, ठीक है, लेकिन अब अगर वो बेंजीन आपको लिखा हुआ दे दे बेंजीन, तो आप क्या समझेंगे कि बेंजीन तो लिक्विड है, लेकिन इसका मतलब उस लिक्विड को आपने सॉलिड फॉर्म में लेके आया, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, और मॉलिक्यूलर सॉलिड जितने भी होते हैं वो सबके सब कौन सी फॉर्म में होंगे, बोलिए, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे। यूरिया, अमोनिया, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है, NaCl, जिंक क्लोराइड, इस तरह से कोई भी आपको नाम दे, ठीक है। इसके अलावा जैसे फेमस एग्जांपल्स की हम बात करें, क्वार्ट्ज, ठीक है, ये सिलिका SiO2 होता है, लेकिन क्वार्ट्ज फॉर्म में, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। लेकिन ये जो ग्लास होता है उसमें भी उसका फॉर्मूला SiO2 होता है, तो क्वार्ट्ज ग्लास फॉर्म में एमोर्फस होता है, और अदरवाइज क्या होगा, वो क्रिस्टलाइन होता है। इसके अलावा जैसे आपको नाम दे दिया बेंजोइक एसिड, वो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा, बेंजोइक एसिड। ये सब के सब मैंने जो नाम लिए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके बारे में पूछता रहता है। आपसे पूछेगा स्टेनस 3 कैसा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन हैं जो डिस्कस किए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये सब के सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अब हम बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। एमोर्फस सॉलिड में प्लास्टिक, ठीक है, पॉलीयूरीथेन, सैल्फोन, रबड़, या यूं कहें कि जनरली अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर इसमें पॉलीमर्स कंसीडर करते हैं, पॉलीमर्स इसमें कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सारे पॉलीमर्स नहीं, ज्यादातर पॉलीमर्स। जैसे प्लास्टिक के जितने भी पॉलीमर्स हैं, ठीक है, टेफ्लॉन वगैरह सारे के सारे। अब आप कहेंगे सर पॉलीमर्स तो याद नहीं है हमको, तो पॉलीमर्स का पूरा एक चैप्टर पढ़ना हमको, तो उसमें सारा डिस्कस हो जाएगा, टेफ्लॉन, इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं पॉलीमर्स के, वो सब के सब किस में कंसिडर होंगे, एमोर्फस सॉलिड में कंसिडर होंगे। और बाकी के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हुए, आयनिक सॉलिड्स हुए, मेटल्स हुए, वो सब के सब किस में कंसिडर होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंसिडर होंगे। तो ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत बार पूछा जाता है। इसमें एक और लिख लो आप, जो ग्लास होता है, ग्लास, इसका फॉर्मूला भी SiO2 होता है, सिलिका से बना होता है, मिट्टी से बना होता है। ये जो ग्लास फॉर्म में क्या होता है, ये एमोर्फस सॉलिड्स होता है। तो एक्चुअली एमोर्फस सॉलिड है क्या, ये लिक्विड ही थे, टेम्परेचर कम करके इसको कौन से फॉर्म में लेके आ गए, सॉलिड फॉर्म में लेके आ गए। इसका मतलब इन जितने भी ये जो एमोर्फस सॉलिड्स हैं, इसमें लिक्विड्स की थोड़ी प्रॉपर्टीज रहती हैं, इनके अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी रहती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, उनके जो ग्लासेस, जो शीशे होते हैं, जो बॉटम से थिक क्यों हो जाते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, जो ग्लास है वो एमोर्फस सॉलिड्स हैं, यानी इट मीन्स वो क्या सुपर कोल्ड लिक्विड है। तो क्या होगा, जब उनको काफ़ी टाइम हो जाएगा तो उनकी ग्रेविटेशन की वजह से वो पार्टिकल्स ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होकर के नीचे बॉटम में क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। इसलिए वो क्या होंगे, हम बोल सकते हैं जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं उनके ग्लासेस नीचे से क्या होंगे, बॉटम होंगे, जो उनके टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऊपर से वो थोड़ी थिननेस आ गई। और ये पूछेगा कि जितने भी ग्लास हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी क्यों चली जाती है, ऑपेक क्यों हो जाते हैं, उनकी पारदर्शिता वो कम क्यों हो जाती है। उसकी वजह क्या है, वही है जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है ऊपर से फ्लो होकर के नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली एटलीस्ट थे तो लिक्विड से ही बने हुए, टेम्परेचर आपने कम किया था, टेम्परेचर कम करने से लिक्विड एज इट इज सॉलिड फॉर्म में आ गया था, लेकिन उसकी जो बेसिक नेचर थी फ्लो होने की, तो उसमें पार्टिकल्स ऊपर से नीचे फ्लो होकर आ रहे हैं, तो जो उसका जो अरेंजमेंट था वो डिस्टर्ब हो गया। प्रॉपर अरेंजमेंट डिस्टर्ब होने से उसकी जो ट्रांसपेरेंसी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। इसी तरह से पुरानी बोटल्स होती हैं, वो नीचे से क्या होती है, पेंदे में बॉटम से थिक होती हैं। बॉटल्स हैं वो नीचे की तरफ से क्या होती है, मोटी होती है, ऊपर से पतली हो जाती है। कारण क्या, वही है ग्लास क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, एमोर्फस सॉलिड्स आर सुपर कोल्ड लिक्विड्स, नॉट ट्रू सॉलिड्स, दीज आर स्यूडो सॉलिड्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सॉलिड्स हार्ड होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है, न के बराबर होती है, इसलिए सॉलिड्स क्या होते हैं, हार्ड और रिजिड होते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं।
अब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम और अलग अलग क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के बिहाफ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को और कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है, तो उसको नोट कीजिए। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो मैं चाह रहा हूं कि इसमें आप फटाफट इसको रीड करें, समझें, देखें, बार बार में इसको क्लिप्स को आगे पीछे करके देख सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आप इसमें कोई थ्योरी लिखने बैठ गए, आप लोग जितनी बार इसको देख लेंगे समझ जाएंगे उतनी आसानी से। कोई ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपको बड़े बड़े कुछ नोट्स बनाने, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको 2-3 बार सुन लें, सफिशिएंट है। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स के बिहाफ पर 4 क्लास में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयोनिक सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड और फोर्थ है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड। देखिए, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। इस पर आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने और कुछ नहीं। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि कांस्टेंट पार्टिकल्स जिससे वो सॉलिड बना है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है, तो आपको याद रखना है मॉलिक्यूल। आयनिक सॉलिड्स में कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है, आयंस। ठीक है, मेटालिक सॉलिड्स में, ठीक है, मेटालिक सॉलिड्स में क्या होगा कि जो मेटल्स होती हैं उनके आयंस, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में जो पॉजिटिव आयंस बनता है उसको बोलते हैं कर्नेल बोलते हैं, कर्नेल। ये और यहां पर जो भी एलिमेंट है कोवेलेंट में एलिमेंट है वो क्या होंगे, कोवेलेंट सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, जैसे कार्बन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, उसकी हम बात करते हैं। आयनिक सॉलिड में आयंस की बात करेंगे, ठीक है, वहाँ कर्नेल है, और यहाँ पर एंटायर मॉलिक्यूल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें पहले जो कैटेगरी है वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपको पता है कि नॉन पोलर का मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या नहीं, कोई पोलैरिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ आर्गन, ठीक है, आर्गन गैस फॉर्म में होता है, लेकिन अगर आपने उसको सॉलिड फॉर्म में ले आए तो वो क्या बन जाएगा, आप कैसे लेके आएंगे, टेम्परेचर कम करके या प्रेशर लगा करके उसको गैस फॉर्म से लिक्विड में, और लिक्विड से और प्रेशर और टेम्परेचर कम करके क्या कर देंगे, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो सॉलिड फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये आपने फेज चेंज कैसे करते हैं, आपने 11th में पढ़ रखा है कि जब भी किसी गैस पर आप क्या करेंगे, हाई प्रेशर लगाएंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में आएगी, फिर उस पर और ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर को कम कर देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे और टेम्परेचर कम कर देंगे, तो लिक्विड से कौन सी फॉर्म में आ जाएगी, सॉलिड फॉर्म में। तो हमने मान लीजिए सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स आर्गन वो तो कैसा है, कोई पोलैरिटी नहीं, न्यूट्रल है। इसी तरह से दूसरे आर्गन का मॉलिक्यूल्स है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन कौन सा है, जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में मेंटेन है। तो ये अट्रैक्शन को ही बताना है कि इस मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर नॉन पोलर में जो अट्रैक्शन होगा वो लंदन फोर्स होगा, लंदन फोर्स, या जिसको डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं, डिस्पर्सन फोर्स, ये आपको याद रखना है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो पहली क्लास है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, उसमें जो क्या होगा कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। तो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, मॉलिक्यूल्स उनकी खास बात कैसे होंगी, नॉन पोलर होंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो लंदन फोर्स होगा, या यूं कहें इसको डिस्पर्सन फोर्स। ये अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होते हैं। दीज सॉलिड्स आर गैस एट रूम टेम्परेचर, गैसियस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टर होते हैं, हीट के भी नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टर आप याद रखेंगे।
तो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर होने चाहिए, लंदन फोर्स होता है इनके बीच में, और ये गैसेस फॉर्म में होते हैं कब, जब रूम टेम्परेचर में 20, 15, 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये क्या होंगे, फट से क्या होंगे, रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में होंगे। टेम्परेचर बहुत कम होगा, 0 डिग्री या उसके आसपास या माइनस में चले जाएंगे, तब जा करके कौन सी स्टेट में होंगे, ये सॉलिड स्टेट में होंगे। वेरी लो टेम्परेचर पर, बहुत ही कम, माइनस में भी कई माइनस पे चले जाएंगे, ठीक है। और ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये आपको याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स। तो इन एग्जाम्पल्स के लिए आपको याद रखना होगा नॉन पोलर के लिए कि उसमें कोई भी तरह की क्या नहीं हो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स। जैसे आर्गन मैंने लिखा, ठीक है, हीलियम, नियॉन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, नियॉन लिख देता हूं, आयोडीन I2, CCl4, CO2, इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिसमें कोई तरह की पोलैरिटी नहीं है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये बहुत बार पूछा है, आयोडीन है वो कैसा सॉलिड होगा, जब आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होगा तो कैसा होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, और एग्जैक्ट उसमें कौन सा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होगा, ठीक है। इनके अंदर आयोडीन जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो कंपटीशन में पूछ सकता है कि उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो कौन से नेचर का होगा, तो अब लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। CO2 क्योंकि ये भी नॉन पोलर है, CCl4। तो कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, चाहे आइदर वो किसी फॉर्म में रहता हो, अगर हम सॉलिड्स की बात कर रहा है इसका मतलब आप ये समझ ले कि टेम्परेचर कम करके और प्रेशर बढ़ा करके उस गैस या लिक्विड को आप सॉलिड फॉर्म में लेके आ गए हैं, और अब उस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हैं। जब वो सॉलिड फॉर्म में आ गया है तो उसके अंदर कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, बस आपको ये बताना है। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हो तो आप क्या बोलेंगे कि इनके अंदर कौन सा फोर्स होगा, लंदन फोर्स होगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जो कि बहुत ही वीक फोर्स है, थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाएगी तो वापस अपने गैस या लिक्विड या गैस फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद में जो अगला है दूसरा क्लास इसी का मॉलिक्यूलर का, वो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस बार जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें थोड़ी पोलैरिटी रहेगी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब इनके बीच में, वहां तो मॉलिक्यूल पहले वाले केस में क्या था, नॉन पोलर था, अभी पोलैरिटी होने के बीच की वजह से क्या होगा कि इस नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स के बीच में एक इंट्रैक्शन हो जाएगा, एक अट्रैक्शन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डाइपोल 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 इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन। तो आपसे पूछेगा कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे डाइपोल डाइपोल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा। इसके अलावा जितने भी एग्जांपल्स हैं इनके जो भी होंगे वो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, मॉलिक्यूल शुड बी पोलर, याद रखना पोलर होने चाहिए। अगर नॉन पोलर हो गया तो ऊपर वाले केस में आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, गैस होते हैं, गैस एट रूम टेम्परेचर, गैसियस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपने 3-4 पॉइंट जैसे उसके थे वैसे, लेकिन इसका कंपैरेटिवली अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट उससे ज्यादा होगा, क्योंकि अभी डाइपोल क्लियर कट दो अपोजिट पोल्स हैं तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो आप बोल सकते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली क्या होगा, कंपैरेटिवली किसके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। कंपैरेटिवली दीज हैव स्लाइटली हायर मेल्टिंग पॉइंट देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। ये आपने देखा। इसके एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखना इसमें। जैसे जितने भी मॉलिक्यूल जिनमें पोलैरिटी, जैसे HCl, अमोनिया, NH3, SO2, ठीक है, इस तरह के कोई भी क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, व्हाटएवर जो भी हो, जिसके अंदर भी थोड़ी पोलैरिटी है, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाएंगे, चाहे भले वो गैस फॉर्म में रहते हो या लिक्विड फॉर्म में रहते हो। लेकिन अब वो बात कर रहा है सॉलिड फॉर्म की। जैसे आप कहेंगे सर HCl तो और अमोनिया तो सॉलिड होते ही नहीं, अरे हमको भी पता है, सबको पता है सॉलिड नहीं होते, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म की बात कर रहा है, उसको सॉलिड फॉर्म में ले आया होगा, कैसे लाया होगा, प्रेशर बढ़ा करके और टेम्परेचर कम करके। अब वो सॉलिड फॉर्म में है, और अब आप बताइए कि ये गैसियस मॉलिक्यूल जो सॉलिड में अब आने के बाद में कौन सी कैटेगरी में आएंगे, तो ये आएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड में, और इसमें भी कौन सी क्लास होगी, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे। इनमें कैसे इंट्रैक्शन होंगे, कैसा अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और इसमें तीसरी जो कैटेगरी बचती है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड
मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होगा कि इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपको ध्यान रखना है, कैसा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर। और वो एग्जांपल कौन कौन से होंगे, जैसे आप लिखेंगे अमोनिया NH3, HF, H2O, इस तरह के एग्जांपल्स होंगे। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में CH3C डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और OH, इस तरह से डाइमर फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये सब डिटेल्स में बहुत बार पढ़ेंगे, आगे पढ़ते ही जाएंगे, अभी आपको सिर्फ एग्जांपल्स पे फोकस करना है। तो बेंजोइक एसिड, NH3, HF, H2O, ये सब के सब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब आप कहेंगे सर NH3 तो आपने पहले वाले में भी एग्जाम्पल लिखा था। अरे हाँ भाई, वो भी था। अगर ऑप्शन में ये ना हो, हाइड्रोजन बॉन्डेड ना हो, तो उसमें पोलैरिटी है, तो पोलैरिटी वाला भी अट्रैक्शन लग रहा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, और क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है। तो वहां पर भी एग्जांपल और यहां पर भी एग्जांपल। अब आपको कहें कि कौन से में लिखना है, अगर थ्योरेटिकल एग्जाम में आ जाए तो किस में लिखना है, तो आप इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिख सकते हैं। और ये अगर वो पूछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑप्शन ही ना हो कंपटीशन में, तो आप इसको अमोनिया को किस में लिख सकते हैं, पोलर वाले में भी लिख सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने जो एग्जांपल्स बताए हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, रूम टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में होते हैं, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से क्या होंगे, थोड़े ज्यादा होंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कंपैरेटिवली थोड़ी स्ट्रॉन्गर होती है, इन दोनों से थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स किसको बोलते हैं, ऐसे सॉलिड्स जिनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा इंटरेक्शन हो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। ओके, दूसरा इसकी एक, ये भी रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में हो जाते हैं या लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली दोनों से क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये भी इलेक्ट्रिकली क्या होंगे, नॉन कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो याद रखना, सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टर होंगे, तो तीनों ही नॉन कंडक्टर होंगे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये मैंने आपको समराइज किया है जितने भी आपने पढ़े हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब हमारा बचता आयोनिक, मेटालिक और कोवेलेंट। इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं जाननी है, हल्का टच करना है, चलिए डिस्कस करते हैं। फिर इस वीडियो के साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट पोर्शन पर डिस्कस करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं आयोनिक सॉलिड्स की बात करते हैं। आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड्स में क्या होगा कि ये अपोजिट आयंस के बीच में होता है, जैसे कैटायन और एनायन। तो बस आपको इसमें याद रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट अट्रैक्शन फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक को ही आयोनिक फोर्स बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ये इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो क्या लिखेंगे आप, आयंस होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, एक कैटायन और एक एनायन। एग्जाम्पल जितने भी आप इसमें लिख सकते हैं, NaCl, जिंक सल्फेट, जिंक ब्लेंड जिसको जिंक सल्फाइड बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, वाटेवर, जितने भी आप जिसमें एक कैटायन और एक एनायन हो, जैसे सोडियम बेंजोएट, तो एक सोडियम आ गया एक बेंजोएट, ये सब के सब किस में आ जाएंगे। तो ऐसा एग्जाम्पल जिसमें एक कैटायन और एक एनायन का नाम बोले तो आप समझ जाना हो किस क्या है, आयनिक सॉलिड्स हैं। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ये इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं, आपको ये याद रखना है। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आप टच कर रहे हैं। NaCl, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड आता है। इस पर जो क्वेश्चन वो बनता है वो क्या होता है कि देखिए जब सॉलिड स्टेट में है तो ये जो अट्रैक्शन देख रहे हैं Na+ और Cl-, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड है और ये क्रिस्टल फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये क्रिस्टल फॉर्म में आने की वजह से क्या होंगे, आपस में टाइटली बाउंडेड है, कोई फ्री आयंस नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में क्या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, तो आपका आंसर होगा नो, नहीं करते। तो कब करते हैं, जब आप इसको मॉल्टन फॉर्म में ले आओगे, इसको मेल्ट कर दोगे तो ये आयंस फ्री हो जाएं, इनको एनर्जी देंगे तो क्या होगा, क्रिस्टल डैमेज होगा, टूटेगा और ये फ्री फॉर्म में आ जाएगा, फ्री फ्लो करेंगे। आप याद रखना कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दो ही वजह से होती है, या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो सिस्टम में या फ्री आयंस हो। तो जब ये सॉलिड हम खुद बोल रहे हैं कि सॉलिड फॉर्म है, तो सॉलिड फॉर्म में तो फ्री हो ही नहीं सकते, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। कैटायन और एनायन क्या होंगे, स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे, तो फ्री कहेंगे, फ्री है ही नहीं, फ्री नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो नहीं कर सकते।
तो आपको याद रखना है, वो पूछेगा कि क्या सॉलिड फॉर्म में NaCl इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज देयर इज नो फ्री आयंस। ओके, अब बात करता है कि जब NaCl को मैं मोल्ट कर दूं, मोल्टन NaCl, याद रखना मोल्टन बोलेगा और बोलेगा एक्वस NaCl, NaCl एक्वस या फिर मोल्टन, इन दो फॉर्म में वो क्या होगा? तो आप बोलेंगे अब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि यहां पर उसको वाटर में मिलाने पर या मेल्ट करने पर Na+ और Cl-, ये दो अलग अलग जितने भी आयंस हैं वो क्या होंगे? फ्री फॉर्म में होंगे। फ्री फॉर्म में होगा तो मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। और कौन सी कंडीशन में करेंगे? याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, मोल्टन फॉर्म में और एक्वस फॉर्म में वो कंडक्टिविटी शो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन दो कंडीशंस में फ्री फ्लो होने के लिए फ्री आयंस हैं, मूव करने के लिए आयंस है, इसलिए कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, इतना ही इसमें पढ़ना है। अब हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स में। इसको अननेसेसरी लंबा नहीं करना, आप लोग भी क्या फालतू बुक्स में पढ़ कर लंबे लंबे नोट्स बना लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। आपको सुनना और समझना और कुछ नोट्स नहीं बनाने हैं, बस डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाएंगे इसमें। अगर पैराग्राफ रटने बैठ गए तो मतलब नहीं है। चलिए बात करते हैं हम, अगला है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, देखिए मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है कि मेटल्स का मतलब क्या होता है? जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दें। तो कोई भी मेटल है वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। मान लीजिए जितनी उसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो जब आप उसका लेस्टर देखें तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मिल रहा है कि मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस मेटल को बोलते हैं कर्नेल। ठीक है, ये कर्नेल है, ये चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स के एक क्लाउड या सी में तैर रहे होते हैं, ये थ्योरी है। ठीक है, तो कर्नेल्स आर सराउंडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लस्टर, ये एक थ्योरी है। इसमें क्या होगा, जैसे ये क्या होगा, ये मेटल है, इसके चारों तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल कैटायन है, तो ये डायरेक्ट तो एक दूसरे से अट्रैक्ट कर नहीं सकते। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लीजिए ये मेटल कैटायन इन इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड है, ये कैटायन इससे अट्रैक्टेड है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड होंगे। तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों कर्नेल्स हैं, एक दूसरे को हो सकता है झगड़ा हो जाए, लड़ाई ना हो, तो उनके बीच के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बच्चे हैं, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ये माँ है, उन बच्चों से अट्रैक्टेड होगी, बाप भी बच्चों से अट्रैक्टेड होगा, तो ये कैटायन भी इन बच्चों से इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड है और ये कैटायन भी इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड है। तो ओवरऑल नजर आएगा कि दोनों ही अट्रैक्टेड है। ये थ्योरी है, इसमें आपको ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है इस कंसेप्ट में, सिर्फ इतना रखना है कि कर्नेल्स आर सराउंडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। बस, तो आपको इतना याद रखना है कि मेटालिक सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों शो करते हैं? इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनकी वजह से। थर्मल कंडक्टिविटी क्यों शो करते हैं? ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? कर्नेल। ये क्या है? कर्नेल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद में, वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में जो कैटायन बचता है उसको बोलते हैं कर्नेल। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, फिर से बोल रहा हूं, in metallic solids kernels are surrounded by free electrons. These free electrons are responsible for electrical and thermal conductivity, that's all. अब आपको पता है कि मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, कुछ मेटल्स हैं उनको क्या है कि कलर शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेलाबल होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, सोनरस होते हैं, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं, आपने 9th 10th में पढ़ी होंगी खूब, यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ दो टर्म्स याद रखने, कर्नेल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कर्नेल किसको बोला मैंने बताया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? कंडक्टिविटी, कौन कौन सी? इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी। बस इतना ही है इसके बारे में पढ़ना और कुछ नहीं। इसके एग्जांपल्स जितने भी मेटल्स हैं, जैसे आप लिख सकते हैं एग्जांपल्स में, आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टेनस, जो भी मेटल्स आपको याद है, Ag, व्हाटएवर, Au, सब के सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ये मेटालिक सॉलिड्स हो गए। अब लास्ट बचता है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड्स में आपको क्या पढ़ना है? सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, मॉलिक्यूलर सॉलिड और कुछ नहीं। तो अब बात कर रहे हैं कोवेलेंट, फोर्थ कैटेगरी है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। ये जितने भी नॉन मेटल्स हैं
उनके अंदर होता है एलिमेंट लेवल पर। जैसे एग्जांपल हम बात करते, पहले एग्जांपल बात करते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको कार्बोरेंडम भी बोलते हैं, कार्बोरेंडम, ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, इस तरह के SiO2, क्वार्ट्ज, ये सारे के सारे जो मैंने चारों पढ़ाए सबके सब क्रिस्टलाइन है। आप कहेंगे सर क्वार्ट्ज तो क्रिस्टलाइन, अरे भाई चारों ही क्रिस्टलाइन थे, मॉलिक्यूलर भी क्रिस्टलाइन है, आयनिक भी क्रिस्टलाइन है, मेटलिक भी क्रिस्टलाइन है, और ये नेटवर्क भी क्या है, सब क्रिस्टलाइन है। लेकिन इनमें नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बना करके इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, नाम से ही पता है कैसा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। और कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है और ये डायरेक्शनल होता है, इसलिए बहुत ही हार्ड होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, हार्डनेस इनकी ज़्यादा होती है, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। और ये नेटवर्क फॉर्म होने की वजह से इनको बल्क मॉलिक्यूल्स, जाइंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े फॉर्म में होते हैं। डायमंड्स के अंदर हज़ारों कार्बन आपस में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में आकर के एक नेटवर्क यानी जाल बना लेते हैं। इसी तरह से ग्रेफाइट, और ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, नॉन कंडक्टिविटी शो करते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टर लिख देता हूँ, कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर फॉर्म में होते हैं। एक ग्रेफाइट है, ये एक्सेप्शन है, ये सॉफ्ट होता है, नेटवर्क इसमें भी है, कोवलेंट बॉन्ड इसमें भी है, और इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडेशन है भाई। ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा, अपन दोबारा भी पढ़ लेंगे इसको, अभी यहाँ पे इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। तो sp2 हाइब्रिडेशन होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कंडक्टिविटी शो करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। तो कौन सा कोवलेंट नेटवर्क या नेटवर्क सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड है जो कंडक्टिविटी शो करता है, तो हम बात करेंगे ग्रेफाइट और फुलरीन। बाकी के सब डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह जो भी हैं, ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और नॉन इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं, यानी कहने का मतलब इंसुलेटर फॉर्म में होते हैं। लेकिन ये ग्रेफाइट, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, ये क्या शो करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा, और ये सॉफ्ट होते हैं। अब ये सॉफ्ट क्यों होते हैं, तो एक पैरामीटर में लिखा देता हूं क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए जब आपने पता है कि हेक्सागोनल से ये जो लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट्स के अंदर, आप सब जानते हैं इस तरह से ऐसी लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये एक लेयर है, मैं इसको यहाँ पर इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है। एक लेयर है, ऐसी एक लेयर और होती है, कई लेयर्स होती है, मल्टी लेयर्ड होता है ये, ठीक है। इन लेयर्स के बीच में वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन या वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स होता है, और ये डिस्टेंस 340 पिकोमीटर के आसपास होती है। जबकि ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसलिए क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा पास है, ये डिस्टेंस है 141.5 पिकोमीटर होता है। तो एक तो ये आपको डिस्टेंस कभी कभार पूछ रहे हैं कि ये कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 141.5 पिकोमीटर। और ये जो डिस्टेंस है दो लेयर्स के बीच में, दो लेयर्स के दो कंटिन्यूस कार्बन हैं, पास वाले कार्बन, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 340 पिकोमीटर। ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो एक दूसरे पर स्लाइड कर जाएगी इस तरह से, इसलिए क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और इस सॉफ्टनेस की वजह से ग्रेफाइट को एज ए ड्राई लुब्रिकेंट काम में लेते हैं। कैसे काम में लेते हैं, एज ए ड्राई लुब्रिकेंट। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो बोला है इनको आप थोड़ा बस बार बार में देखिए, और उस देखने के बाद में आपको सब अपने आप ही याद हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड का डिफरेंस, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और उसके एग्जांपल्स। तो अब इसमें क्लास क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं लास्ट क्वेश्चन से आपको बता देता हूं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको बोलेगा कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के बिहाफ पर मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया होगा कि आपको, जैसे यहाँ पर दे दिया SN, ठीक है, क्वेश्चन दिया है SN, और यहाँ पर ले दिया HCl, यानी मतलब सॉलिड की बात कर रहा है, बेंजीन, आयोडीन, जिंक सल्फाइड, और इसके बाद में यहाँ पर दे दिया जैसे ग्रेफाइट, और बेंजीन दे दिया, बेंजोइक एसिड लिख देता हूँ, बेंजोइक एसिड की बजाय आप लिख देते हैं आइस लिखा मैंने, ये आइस जिसको बोलते हैं वाटर, ठीक है। और CCl4, Ag,
एल्यूमिनियम नाइट्राइड सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको कार्बोरेंडम बोलते हैं। ऐसा आपको बोलता है कि इनको क्लासीफाई कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। तो आपको पता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, आप आंसर कैसे देंगे? तो सबसे पहले जो आपने जो रेंज बनाई है आपको पता है कौन कौन से होते हैं। नंबर पहला क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स में, अब स्टार्टिंग से बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं आयोनिक, फिर दूसरा हम लिख देते हैं मेटालिक, तीसरा लिख देते हैं कोवलेंट, और फोर्थ लिख देते हैं मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर में भी आप चाहे डिटेल से अलग अलग लिख सकते हैं, वरना आप मॉलिक्यूलर काफ़ी है। तो आयनिक में देखिए, जैसे ये SN है, इसको ये मेटालिक में आ जाएगा SN। HCl ये आपको पता है किस में आ जाएगा? मॉलिक्यूलर में आएगा HCl, मॉलिक्यूलर में, जो गैस और लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर में भी कौन सा होगा? पोलर। फिर बेंजीन, ये भी मॉलिक्यूलर में आ जाएगा, बेंजीन C6H6, ये नॉन पोलर होता है इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद में आयोडीन, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद में लिखा जिंक सल्फाइड, ये आयनिक है, जिंक सल्फाइड। ग्रेफाइट, ये क्या है? कोवलेंट है, ग्रेफाइट। नेटवर्क भी बोलते हैं इसको, नेटवर्क सॉलिड्स। आइस आपको पता है वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है, आइस हो गया। CCl4, ये भी क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, CCl4। इसके बाद में Ag मेटलिक है, ये लो Ag। एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोवलेंट में आता है, याद रखना, एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोवलेंट में आता है, ठीक है, जैसे उसका नेटवर्क चेन होता है। कार्बोरेंडम, ये भी क्या आता है? कोवलेंट में आता है, कार्बोरेंडम। सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये ऐसे क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन दिया होगा, कुछ भी रेंडमली दे सकता है, आप उनको यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए, उसके सामने जैसा जैसा है वो आप लोग लिखते जाइए। तो ये क्लासिफिकेशन पूरा हो गया। अब इस चैप्टर का सेकंड सेगमेंट नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए। थैंक यू।